तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेक लॉ इजी। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे टीपीए का सेक्शन 120 और सेक्शन 121, जो कि किससे रिलेटेड है? आपका एक्सचेंज से रिलेटेड है। और एक्सचेंज का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एक मैंने एक्सचेंज का जनरल डेफिनेशन और साथ में एसेंशियल कंडीशंस जो रिक्वायर्ड होती हैं एक्सचेंज के लिए, उनका एक वीडियो बनाया है। दूसरा वीडियो मैंने एक्सचेंज का सेक्शन 118 और सेक्शन 119 का बनाया है। और ये जो सेक्शन होगा वो आपका फाइनल, मतलब ये जो वीडियो का आपका फाइनल होगा एक्सचेंज से रिलेटेड टॉपिक का, जो टीपीए में आपका दे रखा है, दैट इज़ सेक्शन 120 एंड सेक्शन 121। तो इनको डिस्कस करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं और ये आपको किसी भी तरीके से हेल्प करते हैं तो प्लीज़ इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और साथ ही साथ में अगर कोई इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं इस चैनल में, तो उसके रिगार्डिंग भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अपने सेक्शन 120 ऑफ टीपीए की तरफ। तो सेक्शन 120 जो है ना, जैसे हमने डिस्कस करा था ना 118, वो बात करता है किसकी? 118 जो सेक्शन था वो बात करता था डेफिनेशन की। फाइन। जो आपका सेक्शन 119 है वो रेमेडी की बात करता है कि अगर एक्सचेंज की किसी भी पार्टी को कोई लॉस या डैमेज होता है डिफेक्टिव टाइटल की वजह से, तो फिर उसको क्या रेमेडीज़ अवेलेबल हो सकती हैं। अब आता है सेक्शन 120 जो डिस्कस करता है राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ पार्टीज़ की। तो देखिए, इसमें पहले बेयर एक्ट में क्या लिखा है उसे देख लेते हैं। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन, ईच पार्टी हैज़ द राइट्स and is subject to the liabilities of a seller as to that which he gives, and the rights and is subject to the liabilities of a buyer as to that which he takes। इसका मतलब है सॉरी इसका मतलब है कि जो भी आपका दो पार्टीज़ है ना, जैसे कि आपका एक पार्टी है ए, एक है बी, दोनों ही एक क्या कर रहे हैं, एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो आपका क्या कहते हैं, जो भी पार्टी है, ठीक है ना, वो दोनों ही पार्टी आपका सेलर और बायर, ठीक है ना, इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और क्या कह सकते हैं राइट्स और लाइबिलिटीज़ उनके ऊपर एप्लीकेबल होंगी, जैसे कि एक सेलर और बायर की होती है। सेलर की किस केस में? जैसे मान लीजिए ए को हम सेलर मान रहे हैं। सेलर किस चीज़ के लिए? जो उसने अपनी प्रॉपर्टी दी है किसको? बी को। और बायर किसके लिए मान रहे हैं? जो उसने प्रॉपर्टी ली है, ठीक है ना। सेलर किसके लिए? जो दी है, और बायर किसके लिए? जो उसने ली है। इसी तरीके से अगर बी को हम क्या मान लें कि सेलर है, उसने अपनी प्रॉपर्टी, सेलर किसके लिए होगा? जो प्रॉपर्टी दे रहा है। और बायर किसके लिए होगा? वो जो वो प्रॉपर्टी ले रहा है। फाइन। तो जब वो बायर वाली स्टेज में होगा तो उसके ऊपर बायर की राइट्स और लाइबिलिटीज़ होंगी। जब वो सेलर वाली स्टेज में होगा तो उसके ऊपर सेलर की राइट्स और लाइबिलिटीज़ एप्लीकेबल होगी। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? इट डील्स विद द राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ पार्टीज इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एक्सचेंज। A contract of exchange is one where two parties agrees to transfer the ownership of goods for other goods instead of money. For example, A agrees to give B his car in exchange of B's motorcycle. तो यहाँ पर ये जो आपका सेक्शन है ना, ये आपका पार्टीज़ के राइट्स और लाइबिलिटीज़ की बात करता है। किसमें? एक्सचेंज के कॉन्ट्रैक्ट में। फाइन। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एक्सचेंज होता है, ये होता क्या है? जहाँ पर दो पार्टीज़ जो हैं वो आपका ओनरशिप ट्रांसफ़र करने के लिए एग्री करती हैं, ठीक है ना, एक गुड के बदले दूसरे गुड की, इंस्टेड ऑफ मनी। मतलब इसमें मनी की जगह क्या करते हैं? वो एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ का एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल क्या है? ए जो है वो अपनी कार देता है बी को इन एक्सचेंज ऑफ बीज मोटरसाइकिल। मतलब बी से उसे क्या मिलता है? उसकी मोटरसाइकिल। द लीगल टैक्स मीन्स दैट unless there is a specific rule in the law that says otherwise, each party in the contract of exchange has the same rights and duties of a seller for the goods that he gives and as a buyer for the goods that he takes। तो ये कहता है कि जब तक कि ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एक्सचेंज है इसमें कोई स्पेसिफिक रूल, ठीक है ना, अदरवाइज मतलब कोई अलग से स्पेसिफिक रूल मेंशन नहीं किया गया है, तब तक आपका ये माना जाएगा कि जो पार्टीज़ होती हैं एक्सचेंज के, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एक्सचेंज की जो पार्टीज़ है, हर पार्टी के आपका
जो राइट्स और ड्यूटीज़ होती हैं वो आपका सेम राइट और ड्यूटीज़ होती हैं ना वो होंगी मतलब जैसे कि सेलर की तरह होंगी। जैसे जो गुड वो दे रहे हैं उनके लिए उनकी राइट और ड्यूटीज़ किसकी किसकी तरह होंगी, एक सेलर की तरह। और जो वो गुड्स ले रहे हैं उनकी राइट एंड ड्यूटीज़ उसके उस समय क्या एप्लीकेबल होगी, आपका एक बायर की तरह, ठीक है ना, जो बायर को राइट्स और ड्यूटीज़ आपके मिलते हैं। फॉर इंस्टेंस इफ ए गिव्स बी अ कार दैट इज़ डिफेक्टिव, ए विल बी लाइबल टू बी एज अ सेलर फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी। इसको कैसे समझ लेते हैं, जैसे आपका ए है, ए ने क्या दी भाई, ए ने कार दी, क्या दी, कार दी, किसको दी, बी, पर कार का क्या हो गया, कार डिफेक्टेड है या उसका टाइटल डिफेक्टेड है। तो यहाँ पर जो है ना ए जो है वो लाइबल होगा, ठीक है ना, ए विल बी लाइबल। हाँ, ए किस चीज़ के लिए लाइबल होगा, क्योंकि इसने कार अपनी किसको दी, बी को दी। तो बी क्या हो जाएगा आपका बायर, और ये आपका यहाँ पर ये सेलर है, ये एक तरीके से बायर हो जाएगा। तो बी जो है ना वो उसके पास में राइट और ड्यूटीज़ बायर की तरह एप्लीकेबल होंगी, और यहाँ पर सेलर के राइट और ड्यूटीज़ ए की राइट एंड ड्यूटीज़ किसकी तरह होंगी, सेलर की तरह। तो यहाँ पर ए जो है ना वो लायबल होगा बी के लिए, सॉरी, ए जो है ना वो लायबल होगा किसके लिए, बी के लिए, ठीक है, किस चीज़ के लिए, ब्रीच ऑफ वारंटी, मतलब जो वारंटी का ब्रीच हुआ है उसके लिए। सिमिलरली इफ़ बी फेल्स टू डिलीवर द मोटरसाइकिल टू ए, इसी तरीके से अगर बी जो है वो इसको ए को मोटरसाइकिल डिलीवर करने में फेल हो जाता है, तो यहाँ पर बी लायबल होगा ए के लिए फॉर नॉन डिलीवरी। फाइन। द लीगल टेक्स्ट एम्स टू एंश्योर फेयरनेस एंड इक्वालिटी बिटवीन द पार्टीज इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एक्सचेंज। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा मैंने कोशिश की है कि आपको उसकी पिक्चर की मदद से समझ में आ जाए। जैसे सॉरी, हाँ, ये देखिए, जैसे आपका ए है ना, ए के पास क्या है, कार है, बी के पास है मोटरसाइकिल। अब एक्सचेंज के बाद में ए के पास क्या आ गई, मोटरसाइकिल जो कि बी की थी, और बी के पास में क्या आ गई, ए की कार आ गई। फाइन, ये ऐसे हो गया ना, ये एक्सचेंज आपका ऐसे हो गया। ओके, ये इस तरीके से एक्सचेंज हो गया। अब ए एज अ बायर, अगर हम मान ले ए जो है वो बायर है, किसका, मोटरसाइकिल का बायर है। ए को जब हमने बायर मान लिया, किस चीज़ का बायर होगा, वो आपका मोटरसाइकिल का बायर है, किसका, मोटरसाइकिल का बायर है। तो वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है अगर मोटरसाइकिल में कोई का टाइटल डिफेक्टेड है या मोटरसाइकिल में कोई डिफेक्ट है। फाइन। और ए को जब वो सेलर की पोजीशन में है तो वो आपका लायबल होगा किसके लिए, बी के लिए, अगर उसकी कार जो कि उसने बी को दी है उसमें अगर कोई भी डिफेक्टेड टाइटल मिलता है, या कह सकते हैं कि जो कार है उसमें कोई डिफेक्ट मिलता है। अब बी की बात करें तो बी को अगर बायर की तरह हम कहें तो यहाँ पर बी जो है वो बायर की तरह कंपनसेशन को क्लेम कर सकता है अगर कार का टाइटल डिफेक्टेड है या फिर आपका कार में कोई डिफेक्ट है। इसी तरीके से आपका, सॉरी इसमें थोड़ा सा लिखने में मुझे लग रहा है मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया है, ये यहाँ पर ए नहीं आएगा, ये क्या आएगा, बी, क्योंकि बी एज अ बायर तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना, वो आपका कंपनसेशन क्लेम कर सकता है अगर आपका टाइटल ऑफ द कार, क्योंकि उसने कार बाई करी है ना, तो उसके में इसमें अगर कोई डिफेक्ट निकलता है। इसी तरीके से बी अगर सेलर है तो वो लायबल होगा, किसके लिए लायबल होगा, ए के लिए, अगर उसके द्वारा दी गई मोटरसाइकिल जो है वो उसमें कोई भी डिफेक्ट निकलता है या उसका टाइटल डिफेक्टेड होता है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं सेक्शन 121 जो बात करता है आपका ऑन एन एक्सचेंज ऑफ मनी ईच पार्टी देयर बाय वारंट्स द जेन्युइननेस ऑफ द मनी गिवन बाय हिम। तो ये सेक्शन 121 एक्सचेंज ऑफ मनी की बात करता है, जो कि हमने किस में देखेंगे, जब हम जैसे मान लीजिए किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो हमें वहाँ की करेंसी चाहिए होती है ना, तो उसमें क्या करते हैं हम, उसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी जो हमारी करेंसी होगी, अपने जो देश की कंट्री की करेंसी होगी उसको जमा कराएंगे, और वहाँ से फिर हमें क्या मिल जाएगा, आपका उनके जो उनकी कंट्री होगी जहाँ पर हम जा रहे हैं या चले गए हैं, वहाँ की करेंसी हम एक्सचेंज में ले लेंगे। It states that when two parties exchange money, each party guarantees that money they give is genuine and not fake or counterfeit। तो क्या कहते हैं कि जब एक्सचेंज ऑफ मनी होता है दो पार्टीज़ के बीच में, और हर पार्टी जो है ये आपका गारंटी करती है कि जो भी मनी वो दे रहे हैं वो जेन्यून है, फेक नहीं है और काउंटरफिटेड नहीं है। फाइन।
This means that if one party gives real money but receives fake money in exchange, they have the right to get their money back और claim damages from the other party. तो इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए कि एक पार्टी जो है वो रियल मनी दे रही है बट दूसरी पार्टी जो है, ठीक है ना, एक रियल दे रही है बट इसके एक्सचेंज में उनको जो रिसीव हो रहा है वो फेक मनी है, तो इस केस में क्या है, उनके पास में राइट होगा कि वो अपना मनी वापस ले सकें और डैमेजेस क्लेम कर सकें दूसरी पार्टी से. दिस सेक्शन अप्लाइज ओनली व्हेन बोथ दीज एक्सचेंज आर मनी. तो ये सेक्शन कब अप्लाई होगा, सेक्शन 121, जब दोनों एक्सचेंज जो हैं वो आपके क्या होंगे, मनी. मतलब वन थिंग एंड द अदर थिंग बोथ आर मनी, एंड नॉट व्हेन वन थिंग इज़ मनी एंड अदर इज सम प्रॉपर्टी. तो ये तब एप्लीकेबल नहीं होगा कि जब एक चीज़ तो मनी है पर दूसरी चीज़ आपका कोई प्रॉपर्टी है. फाइन. तो फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया सेक्शन 120 और सेक्शन 121 ऑफ टीपीए रिलेटेड टू एक्सचेंज. आई होप आपको थोड़ा समझने में सेक्शन को हेल्प हुई होगी और आप अब बेयर एक्ट से शायद थोड़ा घबराएं ना इसको देखकर, इस एक्सप्लेनेशन वगैरह को पढ़ के. हो सकता है कि मेरा एक्सप्लेनेशन उतना क्लियर ना हो, मैं कोशिश कर रही हूँ कि और क्लियर अच्छे से बना सकूँ ताकि आप लोगों को आपकी स्टडीज़ में हेल्प मिल सके. तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें. तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बाय बाय.